आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोग का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए थ्री फेस इंडक्शन मोटर एंड सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के जितने भी अलग अलग थ्योरी और उसके कॉन्सेप्ट है उसे हम डिस्कस करेंगे। आज एक रिवीजन के तौर पर हम कम समय में उसको रिवीजन करेंगे, उसको नोट्सों के साथ हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। ये जो थ्री फेस मोटर होता है हमारा, कितना, थ्री फेस इंडक्शन मोटर है, ये एक सेल्फ स्टार्टेड मोटर होता है। इसके हम स्टेटर में क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। ठीक है, क्या है, स्टेटर में हम इसको वाइंडिंग रहेगी, थ्री फेज सप्लाई करेंगे। जो स्टेटर रहता है, स्टील की पत्तियों को स्टेम्पिंग करके बनाया जाता है। कैसा, स्टेम्पिंग करके बनाएंगे हम। इसमें स्लॉट कटे रहेंगे और इसमें थ्री फेज वाइंडिंग करेंगे और उसमें हम एक सप्लाई देंगे। ठीक है, ये स्टेशनरी भाग रहेगा, स्टेटर ये रहेगा हमारा। ठीक है, ये वाला है जो स्टेशनरी पार्ट रहेगा, और ये हमारे पास घूमने वाला पार्ट रोटर कहलाएगा। अब रोटर की अगर हम बात करेंगे तो रोटर हमारे पास दो प्रकार के रहते हैं। ठीक है, रोटर टू टाइप के रहेंगे। कौन कौन से, स्क्वायर केज रहेगा एक, और एक स्लिप रिंग रहेगा। स्क्वायर केज की अगर हम बात करेंगे, स्क्वायर केज किस टाइप से, स्क्वायर केज ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास है एंड रिंग, और यहाँ पे ये स्लॉट लगे हैं इसमें, ये अलग अलग, और ये बार इसको कहेंगे हम, ये बार बोलेंगे, और ये एंड रिंग है। ठीक है, इसमें रोटर स्टील की पत्तियों को मिलाकर हम बनाते हैं, और इसमें गहरे केस कटे होते हैं, और रोटर गिलहरी के पंजे जैसा रहता है। किस टाइप का, गिलहरी के पंजे जैसा है ये रोटर, इसलिए हम इसको हम स्क्वायर केज नाम दिया है। ठीक है, रोटर गिलहरी पंजे जैसा आता है, इसलिए स्क्वायर केज कहते हैं हम इसको। और इसमें कंडक्टर का एंड रिंग रहता है, जो उसको आपस में शॉर्ट रहेगा। यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन मटेरियल नहीं यूज किया जाएगा, क्लोज रहेगा। इसमें एक बार रहता जो कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब स्लिप रिंग की बात करेंगे तो इसमें रोटर लेमिनेटेड आयरन का बना होता है। ठीक है, ये हमारे पास रोटर रहेगा। इसके साथ में हम स्लिप रिंग के माध्यम से रेजिस्टेंस को हम जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या, किसको जोड़ेंगे, स्लिप रिंग के माध्यम से हम जोड़ेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा स्क्वायर केज और स्लिप रिंग मोटर में क्या डिफरेंस है। तो जो स्क्वायर केज रहता है, इसका स्टार्टिंग टार्क कैसा रहेगा, कम रहेगा, और स्लिप रिंग का स्टार्टिंग टार्क अधिक रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग करंट इसकी अधिक रहेगी, और हमारे पास स्लिप रिंग के माध्यम से क्या, हम रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं, इस कारण से वो इसकी स्टार्टिंग करंट कम हो जाएगी और स्टार्टिंग टार्क इसकी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसकी दक्षता कैसी रहती है, अधिक रहती है, और इसकी कम रहेगी। रहेगी क्यों, क्योंकि हम बाहरी तौर से हम रेजिस्टेंस को यूज कर रहे हैं, तो उसमें लॉसेस होगा। ठीक है, पावर फैक्टर इसका कम रहेगा, लो। इसमें रेजिस्टेंस का यूज करने के कारण इसका पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। इसका बनावट सरल रहेगा, और इसकी थोड़ी सी कठिन रहेगी स्लिप रिंग के। ठीक है, ये सस्ता रहेगा, तो ये महंगा हमारे पास रहेगा। इसमें देखभाल के लिए कम खर्च की आवश्यकता रहती है, किसमें, स्क्वायर केज में। और इसमें देखभाल के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, किसमें, इसमें स्लिप रिंग में। इसका यूज की अगर हम बात करेंगे तो जो स्क्वायर केज है, ड्रिल मशीन में हम, लेथ में, ब्लावर, पंप में, और प्रिंटिंग प्रेस में भी हम इसका यूज करते हैं। और इसमें क्या है, स्टार्टिंग टार्क है अधिक। ठीक है, अधिक टार्क है, तो ये लिफ्ट, वजन उठाने वाली मशीन और क्रेन में इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्रेन में हम इसका यूज करते हैं। टार्क उत्पन्न कराने के लिए आवश्यक शर्त, अगर हमें टार्क उत्पन्न कराना है तो क्या शर्त है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें टार्क जब उत्पन्न होगा जब उसमें दो मैग्नेट होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, दो मैग्नेट होना चाहिए, और दोनों मैग्नेट में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट यानी कि उसका एंगल होना चाहिए, इस टाइप से। जैसे एक टार्क ये है और एक टार्क ये होगा, तो दोनों के बीच में ये रहेगा, तो हमारे पास ये एंगल बनेगा। ठीक है, दोनों चुंबकीय फ्लक्स में कुछ
डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और दोनों फ्लक्स में सापेक्ष गति शून्य होनी चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ है कि दोनों चुंबक फ्लक्स एक दूसरे के प्रति स्टेशनरी होना चाहिए। ठीक है, दोनों चुंबक के फ्लक्स का मान बराबर हो जाए तो मशीन में नॉइस उत्पन्न करेगा। ठीक है, क्या उत्पन्न करेगा? नॉइस उत्पन्न करेगा। अब हम कार्यविधि की बात करेंगे कि जब हम स्टेटर पर थ्री फेज सप्लाई देंगे तो उसमें क्या रहेगा, बीच में एयर गैप रहता है। एयर गैप के माध्यम से हम क्या, हमारा जो मैग्नेट उत्पन्न होगा वो होगा थ्री फेज एसी का रहेगा। तो ये क्या है, अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, इस प्रकार से ऑपरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड भी। तो ये अपने आप में एयर गैप से होते हुए जो एयर गैप रहेगा ये हमारे पास रहेगा 1.5 फ्लक्स रहेगा। ठीक है, सिंक्रोनस गति में इस स्पीड क्या रहेगी, जो एयर गैप रहेगी उसके सिंक्रोनस में वो वर्क करेगा। ठीक है, तो ये फ्लक्स हमारा रोटर के कंडक्टर को कट करेगा तो रोटर भी उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। और जब वो ईएमएफ उत्पन्न होगा तो क्या होगा, उसमें से भी उसका खुद का फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो हमारे पास दो फ्लक्स हुए, एक तो स्टेटर का फ्लक्स हुआ और एक रोटर का फ्लक्स है। ये रोटर का फ्लक्स है, ये हमारे पास रहेगा 1.5, जो मेन फ्लक्स है ये स्टेटर का फ्लक्स रहेगा और ये रोटर का। ठीक है, अगर हम स्पीड निकालते हैं सिंक्रोनस में, स्पीड अगर निकालेंगे हम तो 120 एफ बटे पी, ये क्या है, पोल। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी रहेगी। फ्रीक्वेंसी में अधिकतर हमेशा रहेगी ये 50 हर्ट्ज तक रहेगी। कितने? 50 हर्ट्ज तक रहेगी। अब इसमें हम देखते हैं कि देखो, इसमें जब हम स्टेटर और रोटर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, स्टेटर और रोटर की अगर हम बात करेंगे तो स्टेटर, ये हमारे पास है स्टेटर। ठीक है, इसका स्टेटर फ्लक्स है, ये हम मान लेते हैं इसको, ये स्टेटर फ्लक्स हो गया, एनएस स्पीड से वर्क करेगा। और जो स्टेटर है वो तो एक स्थिर जगह पे रहेगा, तो 0 आरपीएम पे काम कर रहा है। ठीक है, अगर रोटर बॉडी अगर हमारे पास ये है, ये वाली, ठीक है, तो रोटर एन स्पीड से काम, स्पीड से चल रहा है। लेकिन जो रोटर का फ्लक्स है वो स्टेटर के फ्लक्स और रोटर का फ्लक्स सेम चलेगा। ठीक है, एनएस स्पीड से चलेगा ये और ये एन से। और जो स्टेटर बॉडी हमारी 0 स्पीड, क्योंकि वो तो स्थिर रहेगी। ठीक है, स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स के मध्य में अगर हम सापेक्ष गति को चेक करेंगे तो ये रहेगा एन एस माइनस एन एस बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेटर फ्लक्स तथा रोटर बॉडी के मध्य में सापेक्ष गति देखेंगे हम, तो स्टेटर फ्लक्स हमारे पास एन एस है और माइनस में एन। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा, दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। रोटर फ्लक्स और रोटर बॉडी के मध्य में अगर हम सापेक्ष गति निकालेंगे, रोटर का फ्लक्स, ठीक है, माइनस रोटर बॉडी, तो रोटर की बॉडी हमारे पास एन स्पीड से चल रही है और ये रोटर का फ्लक्स है, तो एन एस माइनस एन, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये अलग अलग है, 4-5 क्वेश्चन जो बनेंगे हमारे, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है, जो स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स के मध्य में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। फेज, थ्री फेज मोटर में टार्क, टार्क किस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे हमें जो जो दिया है इसके बारे में देखेंगे। रोटर का प्रतिरोध 102, ठीक है, रोटर का, और स्टेटर का प्रतिरोध 101 में आता है। ठीक है, और रोटर का रेजिस्टेंस R2 हमने माना। ठीक है, कोणीय गति रेडियन पर सेकेंड में, ये हमारे पास कोणीय गति हो गया, और ये स्पीड। ठीक है, तो हमारे पास ओमेगा बराबर होगा 2 पाई NS माइन बटे 60। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये एंगल में रेडियन पर सेकेंड में आ रहा है। ठीक है, अगर हम टार्क देखते हैं थ्री फेज सप्लाई में, अगर हमारे पास वोल्टेज सप्लाई करें हम और स्लिप रहेगी उस कंडीशन में, ठीक है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बनेगा। ठीक, शॉर्टकट ये डायरेक्टली हम देख रहे हैं इसको, नहीं तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास हो जाता, कैसा रहेगा कि उसके डेरिवेशन करना पड़ता हमें। ठीक है, लेकिन थ्री फेज का हम यूज करें तो थ्री फेज 3 बटे
ओमेगा एस सिंक्रोनस में गुणित V1 का स्क्वायर और रोटर का रेजिस्टेंस बटे में स्लिप का स्क्वायर प्लस 102 यानी कि रोटर का इंडक्टेंस स्क्वायर में करेंगे गुणित रोटर का रेजिस्टेंस बटे स्लिप। ये न्यूटन मीटर में रहेगा ये। ठीक है। जब स्टार्टिंग रहेगा उस समय मोटर चल नहीं रहती है, तो स्लिप का मान कैसा रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, या 0 भी बोल सकता हूँ। ठीक है। जब मोटर सामान्य गति से चल रही रहती है, सामान्य गति से, तो हमारे पास जो स्लिप रहती है 0.02 से 0.03, 0.04 या 0.05 रहेगा। ठीक है। 1%, 2% एंड 3% एंड 4% रहेगा इसमें। ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा। अगर हम टार्क की बात करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के स्क्वायर के। ठीक है। ये हमारे पास सूत्र बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम वोल्टेज को चेंज करेंगे तो हमारे पास जो टार्क रहेगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। इंडक्शन मोटर में टार्क सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है। किसके? अधिकतम टार्क को उत्पन्न करने के लिए टी मैक्सिमम जिसे हम बोलेंगे वो रहेगा 3/ओमेगा एस इंटू V1 का स्क्वायर 2x2। ठीक है। वेरी वेरी आईएमपी है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और थ्योरी के जो भी कॉन्सेप्ट है, बेसिक बेसिक हम आईटीआई लेवल के जितने भी होते हैं, इसमें आईटीआई लेवल का जितना सिलेबस रहेगा उसको हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है। यह परिणामी चुंबकीय फ्लक्स रोटर कंडक्टर को काटता है, तब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। कहां पर उत्पन्न होगा? जब हम इस ये स्टेटर है, देखो ये मान लो स्टेटर, यहाँ पर जो 3 फेज वाइंडिंग रहेगी ना, इसको हम RYB से 3 फेज सप्लाई देंगे तो इसका चुंबक रोटर के चारों तरफ उसका चुंबक उत्पन्न होगा। ठीक है। और वो चुंबक रहेगा जो ईयर गैप में होता है 1.55 में रहेगा। ठीक है। या इसको हम 3/2 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। जब यहाँ पर हम सप्लाई देंगे तो ये क्या करेगा? रोटर के कंडक्टर को कट करेगा, और जब वो कट करता है, फेराडे का नियम क्या बोलता है कि जब फ्लक्स कंडक्टर को कट करे या फिर कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा, तो उस कंडक्टर में क्या होगा कि ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, और इस ईएमएफ उत्पन्न होने के कारण उसमें खुद की भी करंट बहेगी, और खुद की करंट बहेगी इसका मतलब है कि वो वहां पर अगर ये करंट उत्पन्न हो रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में फ्लक्स भी वहां पर उत्पन्न होगा। तो स्टेटर का फ्लक्स और रोटर का जो फ्लक्स रहेगा वो सेम स्पीड से चलेगा, वो सिंक्रोनस स्पीड में चलेगा। ठीक है। अब हमारा क्या करता है, रोटर क्या करेगा, इस फ्लक्स को पकड़ने की कोशिश करेगा, और उसके पीछे पीछे वो, जैसे कि लेंज का नियम बोलता है कि उस कारण का वो विरोध करेगा जिससे वो उत्पन्न होता है। ठीक है। तो उसी के साथ में वो उसके साथ में चलेगा। ठीक है। तो उसके पीछे वो चलता रहेगा, कंटिन्यू बढ़ेगा। यदि रोटर परिपथ को बंद कर दिया जाए, मतलब वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है, तो ही तो करंट बहेगा, क्लोज सर्किट बनेगा। तो रोटर में एक धारा बहेगी, और इस धारा के कारण रोटर में भी एक चुंबक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, और रोटर का चुंबक फ्लक्स भी सिंक्रोनस गति से चलता है, और अब मोटर में टार्क उत्पन्न होने की शर्त संतुष्ट हो जाती है तथा मोटर चलने लगता है वो। ठीक है। सिंक्रोनस गति अगर हम निकालेंगे तो NS बराबर 120F/P होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है। स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी है ये, और ये पोल। ठीक है। मोटर की गति जिस पर इंडक्शन मोटर का रोटर घूम रहा है N स्पीड से। ठीक है। और इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चलेगा, उससे कम स्पीड पर चलेगा। ठीक है। क्यों? तो स्लिप रहेगा। तो NS जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड है, और रोटर की जो स्पीड माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगी स्लिप। क्या आ जाएगी? स्लिप अगर निकालना रहेगा तो स्लिप का हम निकालेंगे, स्लिप बराबर निकालेंगे हम कि NS माइनस N।
ये हमारे पास रहेगा, एक वैल्यू में रहेगा। तो अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो सिंक्रोनस गति माइनस मोटर की गति बटे सिंक्रोनस गति, और गुणित में यहाँ हम 100 करते तो ये परसेंटेज में हो जाता है। जैसा ये वाला परसेंटेज स्लिप आ गई है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि भाई रोटर की फ्रीक्वेंसी भी देखना है, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो रोटर की फ्रीक्वेंसी स्लिप एफ, यानी कि अगर हमारे पास जो स्लिप रहेगा उसका और गुणित में 50 हर्ज कर लेंगे हम इसको। ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा। आगे मैं बात करूंगा अभी। देखो, आगे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, और जितना कम समय हो सके उतने में हम रिवीजन करेंगे इसको। ठीक है। इंडक्शन मोटर में अधिकतम टार्क भी वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है और रोटर प्रतिघात के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। ठीक है। जो हमारे पास टार्क रहेगा वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगा, लेकिन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में। ठीक है। और जो हमारा टार्क रहेगा ये होगा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रोटर रिलेक्टेंस। ठीक है। इसका दोनों आप याद रखना कि रोटर के इन इंडक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अधिकतम टार्क रोटर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है। जो मैक्सिमम टार्क रहेगा रोटर के प्रतिरोध के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। रोटर प्रतिरोध बदलने से अधिकतम टार्क में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। ठीक है। मैक्सिमम टार्क की बात करें तो वोल्टेज में चेंज करके या फिर रोटर के रिलेक्टेंस को चेंज करके हम बदल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। ठीक है। अधिकतम टार्क पर स्लिप अगर हमें देखना है तो अधिकतम टार्क पर स्लिप की बात करेंगे हम, तो वो रोटर का रेजिस्टेंस और रोटर के इंडक्टेंस के ऊपर, यानी कि अधिकतम टार्क पर स्लिप, तो ये रोटर के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और उसके इंडक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रोटर के रहेगा। ठीक है। तो ये वाला दोनों फार्मूले पे आप इसी फार्मूले को याद रखोगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। ठीक है। अब मैं बात करूंगा टार्क और स्लिप के बीच में क्या विशेषता है। तो टार्क और स्लिप के बीच में क्या होगा, तो टार्क स्लिप के बढ़ने से कम हो जाएगा। ठीक है। क्या होगा, कम हो जाएगा। और हमारा स्लिप अगर कम होता है तो टार्क हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है। ये स्टार्टिंग कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है। ठीक है। और सामान्य स्थिति में क्या रहता है, टार्क हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ स्लिप होगा। किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ स्लिप हो जाएगा। किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर में टार्क होता है कैसा, किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर में टार्क होता है, वो टार्क कैसा रहेगा, तो ये टार्क रहेगा हमारा स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगा। ठीक है। किसी भी इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस गति पर नहीं चलता। क्या है, इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस गति पर नहीं चलेगा। ठीक है। सिंक्रोनस गति पर स्लिप का मान क्या हो जाएगा, स्लिप का मान 0 हो जाएगा। और 0 होगा इसका मतलब टार्क हमारा स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टार्क भी हमारा 0 हो जाएगा, तो मोटर कैसे हो जाएगी, रुक जाएगी वो। ठीक है। तो ये हमारे पास स्लिप का फार्मूला हो गया। और ये हमारे पास रोटर की स्पीड एन निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं 1 - स्लिप इंटू एन एस। ये एक हमारे पास फार्मूला है। रोटर की अगर स्पीड निकालना है तो हम इससे निकालेंगे। ठीक है। एक अब डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे इसमें। इसमें देखते हैं डायग्राम। ये देखो, स्टार्टिंग की कंडीशन में एक ये कैरेक्टरिस्टिक दिया है। देखो, ये स्टार्टिंग की कंडीशन में ये हमारे पास स्लिप का क्या रहेगा, स्टार्टिंग की कंडीशन में स्लिप 1 रहेगा। ठीक है। अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो स्लिप हो सकता है कम होगा, तो ये हमारे पास ब्रेक लगाने पर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। और स्टार्टिंग की कंडीशन में ये क्या होगा, हमारे पास 0 रहेगा। इसका मतलब इस समय पे हमारा रोटर का रेजिस्टेंस और रोटर का इंडक्टेंस दोनों बराबर रहेगा। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे स्टार्टिंग की है और सामान्य चलने वाली स्थिति में अगर हम बात करेंगे, जब टार्क मैक्सिमम रहता है, तो टार्क मैक्सिमम जब रहेगा जब स्लिप का मान ये होगा, तो R2/X2। ठीक है।
और स्लिप का मान जब 0 होगा तो उस टाइम पे हमारा क्या हो जाएगी, ये सिंक्रोनस स्पीड पे वर्क करेगा। ठीक है, तो ही हमारा स्लिप क्या 0 हो सकता है। क्यों? सिंक्रोनस स्पीड फ्लक्स का और रोटर का स्पीड ये बराबर हो जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो दोनों जब सापेक्ष, उसमें कोई भी एंगल नहीं है, इसका मतलब फिर वो रुक जाएगा। ठीक है, स्लिप का मान घटाने पर गति बढ़ जाएगी। कब? स्टार्टिंग की कंडीशन में। ठीक है, यदि रोटर का प्रतिरोध बढ़ा दे तो अधिकतम टार्क तो स्थिर रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग टार्क बढ़ जाता है। अधिकतम टार्क तो स्थिर रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग टार्क कैसा होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, रोटर का प्रतिरोध बढ़ाने पर दे तो अधिकतम टार्क तो कैसा रहेगा, वो कांस्टेंट बना रहेगा, लेकिन जो स्टार्टिंग का जो टार्क है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रहेगा, उसमें क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा इसका टार्क। ठीक है, यदि रोटर प्रतिरोध तथा रोटर प्रतिघात आपस में बराबर हो तो स्टार्टिंग टार्क अधिकतम होगा इस टाइम पे। ठीक है, इस टाइम पे जब रहेगा। ठीक है, जब स्लिप का मान भी मैक्सिमम होगा इसमें। अब बात करेंगे हम कोगिंग क्या होता है। कोगिंग, जब रोटर के स्लॉट क्या होगा, रोटर के स्लॉट और स्टेटर के स्लॉट के बराबर होते हैं, तो रोटर और स्टेटर के बीच में एक ऐसा बल लगता है जो रोटर को घूमने नहीं देता है। रोटर और स्टेटर के बीच में एक बल काम करेगा और वो आपस में उसको रोक के रखेगा, हमिंग करेगा। ठीक है, और उसको घूमने से रोकेगा तो वो कोगिंग होगा। ठीक है, उसमें मोटर स्टार्ट नहीं होती है और इसे ही हम कोगिंग कहते हैं। कोगिंग को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, रोटर को तिरछे बनाते हैं। रोटर के जो स्लोट रहते हैं ना, इस टाइप से हम तिरछे बना लेते हैं इसका। ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या होगा, उसमें उसकी कोगिंग कम हो जाती है। अब बात करेंगे क्राउलिंग। क्राउलिंग और कोगिंग दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्राउलिंग किसी हार्मोनिक्स के कारण होता है, और वो कारण है सातवां हार्मोनिक्स, जो एन एस स्पीड से काम करेगा, और उसका सात से डिवाइड कर सकते हैं हम उसको। इतनी स्पीड पे वो काम करेगा, सातवें हार्मोनिक्स की गति इतनी रहेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, कोगिंग और क्राउलिंग होता क्या है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, सातवें हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे तो 7 एफ रहेगी। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया है और सातवें हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो हम 50 हर्ट्ज में 7 का इंटू कर लेंगे। 7 पंजे 35, तो 350 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, सातवां हार्मोनिक्स अग्रिम दिशा में चलता है। ठीक है, मोटर की ताकत इस टाइम पे ये रहेगा। ठीक है, और ट्रैवलिंग होने पे ये इस टाइप से रहेगा। ठीक है, और जैसे ये बड़ा टार्क, ठीक है, ये रहेगा। जब टार्क लोड टार्क से कम हो जाता है, किससे, लोड के टार्क से कम हो जाए, तो मोटर ओवरलोड की स्थिति में चलता है। किसमें? ओवरलोड की स्थिति में। तथा इसमें इसका तापमान भी बढ़ता है, यही क्राउलिंग कहलाएगा। ठीक है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर का पावर का बहना, हम पावर फ्लो किस प्रकार से हो रहा है उसको हम देखेंगे एक स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम स्टेटर को सप्लाई देंगे सबसे पहले, उसके बाद स्टेटर में कुछ ना कुछ लॉसेस होगा, फिर वो रोटर की ओर जाएगा। ठीक है, तो रोटर धारा तथा वोल्टेज में आवृत्ति बहुत कम होती है, इसलिए रोटर में लौह हानियां बहुत कम होती है, तथा इन्हें हम शून्य मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? शून्य मान सकते हैं। तो स्टेटर में हम इनपुट दिए, तो स्टेटर में स्टेटर हानि होगी, स्टेटर तार में हानि होगी, स्टेटर लोह हानि, कॉपर हानि और आयरन लॉसेस स्टेटर में होगा। अब स्टेटर में लॉसेस होने के बाद हमें एयर गैप पावर मिलेगा। ठीक है, एयर गैप पावर बोलेंगे, जिसको हम पीजी में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पीजी में रोटर इनपुट शक्ति भी बोलते हैं हम, क्योंकि वो एयर गैप पावर ही हमारा रोटर के ऊपर मिलेगा। जब रोटर इनपुट में मिलेगा तो हमें रोटर में क्या होगा, रोटर में डेवलप्ड पावर हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम पी एम टी
बोलेंगे। लेकिन उससे पहले क्या होगा, रोटर में है हमारे पास हानियां होगी, रोटर कॉपर लॉस एंड रोटर आयरन लॉस होगा उसमें। ठीक है, रोटर के अंदर भी जब होगा, उसके बाद वो रोटर में लॉसेस होगा, तो हमें रोटर में क्या होगा, लॉसेस जितना होगा वो हो जाएगा, उसके बाद रोटर में डेवलप्ड पावर होगा। और जो रोटर में जो डेवलप्ड पावर रहता है वो सॉफ्ट को हमें मिलता है, वो घुमाता है सॉफ्ट को, वो हमारा आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है, तो इसको पी सॉफ्ट। ठीक है, अब पी सॉफ्ट रहेगा, सॉफ्ट घुमाएगा तो उसमें क्या रहेगा, यांत्रिक हानि रहेगा, फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस उसमें होगा। किसमें होगा, सॉफ्ट में होगा ये। आगे देखते हैं हम इसको। देखो, ये हमारे पास है पी एम डी इज, पीएमडी क्या है, हमारा रोटर में डेवलप्ड पावर, वन माइनस स्लिप, फिर पीजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब पीजी मतलब है एयर गैप पावर। एयर गैप पावर अगर हमारे पास है तो हम, ये स्लिप है। ठीक है, स्लिप अगर हमारे पास है तो वन माइनस स्लिप, और जो एयर गैप पावर करेंगे तो हमारे पास डेवलप्ड पावर आ जाएगा। ठीक है, रोटर हनी अगर हमें निकालना, तो रोटर हनी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी, रोटर कॉपर लॉस निकाला हमने, तो एस मतलब ये क्या है हमारे पास, स्लिप है, और एयर गैप पावर। ठीक है, रोटर पर इनपुट पावर एयर गैप पावर ही हमारा रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। तो हम स्लिप, अगर इसको स्लिप क्या रहेगा हमारे पास, एस बटे वन माइनस एस, तो ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, पी एम डी, ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। रोटर हानिया, रोटर तार में हानि निकालेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। देखो ये वाला न्यूमेरिकल, एक तीन फेज इंडक्शन मोटर में एयर गैप पावर ये हमारे पास है, और स्लिप हमारे पास ये है, तो मोटर के रोटर में तार में हानि निकालना। ठीक है, तो ये हमारे पास 1000 है। क्या है, रोटर कॉपर लॉस की अगर मैं बात करता हूं तो स्लिप और पीजी, ये है हमारे पास पीजी, इंटू स्लिप कितनी दिया है इसने, 0.05, तो इसके पॉइंट को हटाएंगे तो दो जीरो यहाँ आ जाएगा, दो जीरो से दो जीरो, ये पांच का पांच, तो ये हमारे पास 50 वाट आ जाएगा। ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को टेस्ट टेस्ट करेंगे तो अलग अलग हम टेस्ट करेंगे, जैसे नो लोड टेस्ट, इसमें रोटर को बिना किसी लोड के हम घुमाएंगे। ठीक है, ये टेस्ट रेटेड वोल्टेज पर किया जाता है, किसके ऊपर, रेटेड वोल्टेज के ऊपर ये किया जाता है। ठीक है, किसके ऊपर किया जाएगा, रेटेड वोल्टेज के ऊपर। इसके द्वारा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम। क्या है, इसमें हम निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लोहा हानि, यांत्रिक हानि, लोड धारा, नो लोड पावर फैक्टर, ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अभी इसमें। तो ये हमारे पास है फुल लोड टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट बोलेंगे। इसमें सॉफ्ट पर पूरा लोड लगा दिया जाता है, कैसा, इसमें सॉफ्ट के ऊपर पूरा लोड उसमें लगा देंगे। ठीक है, फुल लोड रेटेड करंट उसको हम सप्लाई देंगे। ठीक है, फुल लोड धारा तथा तार में हानि ज्ञात की जा सकती है इसमें, और कम वोल्टेज पर करते इसको हम। ठीक है, मोटर के चलने की दिशा को कैसे बदलेंगे हम थ्री फेज के, तो इसमें क्या है, सप्लाई के फेज सीक्वेंस को अगर बदल देते हैं तो मोटर की दिशा, घूमने की दिशा बदल जाएगी। ठीक है, यदि मेन सप्लाई के किन्हीं भी दो टर्मिनल को आपस में बदल दे तो फेज सीक्वेंस बदल जाता है तथा मोटर विपरीत दिशा में चलने लगता है ये। ठीक है, जैसे ये वाला आर वाई भी है, ये हमने इसको चेंज करा, आर और वाई को आपस में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा में चल रहा था तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की अगर हम बात करेंगे, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, सिंगल केज इंडक्शन मोटर, डबल केज एंड डीप केज इंडक्शन मोटर।
ठीक है। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, वो 3 प्रकार के हैं, ठीक है। शुरुआत में मोटर रोटर में उत्पन्न प्रतिरोध होना चाहिए, क्या है? शुरुआत में मोटर के रोटर में उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रोटर के प्रतिरोध अगर ज्यादा रहेगा तो उसका टार्क भी ज्यादा रहेगा और करंट कम रहेगा, उसका पावर फैक्टर भी अच्छा रहेगा उसमें, ठीक है। जिस कारण से शुरुआती टार्क उसमें प्राप्त होता है उच्च, ठीक है। मोटर सामान्य गति से चलने लगे तो उस समय रोटर का प्रतिरोध कम हो जाना चाहिए, जिससे दक्षता इसकी बढ़ जाएगी। यदि सामान्य चलने की स्थिति भी रोटर में अधिक प्रतिरोध रहता है तो उसमें हानियां बढ़ जाएगी, क्या होगा? और उसमें लॉसेस बढ़ेगा तो हमारा इफिशियंसी घट जाएगी इसमें। इसलिए शुरुआत में उच्च प्रतिरोध रोटर में रखेंगे, फिर सामान्य गति पर हम कम कर लेंगे उसको, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें डीप बार क्या होता है और हमारे पास सिंगल केस इंडक्शन मोटर क्या है। तो सिंगल केज ये देख रहे हो, ये सिंगल केज ऊपरी हिस्सा रहेगा, ये ऊपर वाला हिस्सा उसमें उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिघात रहेगा, और निचले हिस्से में निम्न हिस्सा रहता है, जो कि प्रतिरोध इसका कम रहेगा और प्रतिघात इसका अधिक होगा, ठीक है। इसमें शुरुआत में रोटर धारा ऊपरी हिस्से से बहेगी और जहां पर प्रतिरोध अधिक है, ठीक है, इस प्रकार स्टार्टिंग टार्क को अच्छा प्राप्त होगा स्टार्टिंग समय, और सामान्य गति से चलने की स्थिति में वो रोटर धारा निचले हिस्से से बहने लगती है और प्रतिरोध उसका कम रहेगा और दक्षता उसकी बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, कौन सा वाला है? सिंगल केज टाइप मोटर। अब डबल केज में हम देखो, ये बाहरी केज हो गया और ये इंटरनल केज हो गया, ठीक है। इसमें बाहरी केज में क्या रहेगा? प्रतिरोध अधिक रहेगा उसमें और इंडक्टेंस कम रहेगा, और अंदर वाले में क्या रहेगा? प्रतिरोध कम रहेगा और रिलेक्टेंस जो रहता है ना वो ज्यादा रहेगा। शुरुआत में धारा बाहरी केज से बहेगी तो क्या होगा उसमें? बाद में अंदर वाले में जाएगी तो बाहरी केज से ज्यादा धारा बहेगी और प्रतिरोध ज्यादा है तो स्टार्टिंग टार्क इसका अधिक होगा, तुलना करने पर अधिक रहेगा, और इसकी दक्षता कम होती है। इसमें दोनों केज रोटर के समांतर में जुड़े रहेंगे, किसमें? रोटर के समांतर में जुड़े रहते हैं, ठीक है। डीप केज इंडक्शन मोटर, इसमें केज सबसे गहरे तथा सबसे कम चौड़े होते हैं, ठीक है। कैसे रहेंगे? सबसे गहरे तथा सबसे कम चौड़े रहते हैं ये, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इसमें क्या है? निरीक्षण। मोटर की टूट फूट की जांच करो। सबसे पहले निरीक्षण करना है तो उसमें कुछ मोटर में क्या है, टूट फूट हुई है या नहीं उसको हम देखेंगे। फिर मोटर की नेम प्लेट को दिए गए जो भी सप्लाई ऑर्डर्स है उसको हम देखेंगे कि कितने वोल्टेज कितने वाइंडिंग है, क्या है, सारी चीजें उसमें नेम प्लेट पे दिखाया जाएगा। इसमें एचपी कितने के हैं वो, ठीक है। अच्छी तरह मिलान करो उसको, उसके बाद इसके इंसुलेशन प्रतिरोध को मेजर करो और मोटर सॉफ्टवेयर को हाथ से घुमाकर देखना चाहिए उसको, ठीक है। ये हमारा निरीक्षण में आता है। मोटर वायरिंग करना, तो इसमें क्या है? सर्किट डायग्राम को अच्छे से पढ़ो, पहले सर्किट डायग्राम क्या है इसमें, उसके बाद स्टार्टिंग धारा फुल लोड धारा ज्ञात करो। स्टार्टिंग धारा क्या है और फुल लोड धारा कितनी रहेगी, और स्टार्टिंग धारा फुल लोड धारा से 6 से 7 गुना तक होती है। धारा के अनुसार तारों का साइज लिया जाता है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप कम होना चाहिए और अर्थिंग अलग अलग से 2 जगह से होनी चाहिए, जगह करनी चाहिए, और टर्मिनल सही से जुड़े होना चाहिए, ठीक है। और अगर मोटर से शोर का आना, मोटर से अगर आवाज आ रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो इसमें 2 फेज पर चल रही मोटर तब भी आएगा पहला कारण। फिर असंतुलित लोड रहेगा तो भी आएगा। कपलिंग का ढीला होना, इस कारण से लूज होने के कारण से भी उसमें नॉइस आएगी, और सॉफ्ट ढीले होने के कारण से और बेरिंग खराब होने से भी उसमें हमारे पास क्या है? वॉइस आएगी और रोटर असंतुलित हो जाने के कारण। तो ये मेन 6 कारण है अलग अलग जो मोटर के शोर आने का कारण है, ठीक है। मोटर को उठाना और रखना, तो उसमें क्या है? उठाते समय लिफ्टिंग आई बोल्ट का प्रयोग
करना चाहिए, किसका? लिफ्टिंग आई बोल्ट का, उठाने के लिए, ठीक है। मोटर को सॉफ्ट पकड़ कर नहीं उठाना चाहिए, मोटर के जो सॉफ्ट रहते हैं उसको पकड़ के नहीं उठाना चाहिए हमें, ठीक है। टर्मिनल बॉक्स और सॉफ्ट कवर को बचाकर उठाना चाहिए, टर्मिनल का जो बॉक्स है उसको और जो सॉफ्ट का कवर है उसके बचाकर हमें मोटर को उठाना चाहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ट्राली का यूज करना चाहिए, इससे फर्श पर नहीं खींचना चाहिए। इसको हम फर्श के अगर खींचेंगे तो उसमें बहुत सारे लॉसेस होंगे और भी, ठीक है। मोटर को तेजाब धूल मिट्टी से बचाकर ही उसको रखना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, देखो आगे इसमें हम देखेंगे कि मोटर को फिट करना, मोटर को फिट किस प्रकार से करेंगे। तो सदैव हवादार और साफ जगह पर लगाना चाहिए, और मोटर की फंक्शन मजबूत होनी चाहिए, किसी उसकी फंक्शन मजबूत होनी चाहिए। मोटर पर बेल्ट तथा पट्टों का कसाव उचित होना चाहिए, किसका? बेल्ट और पट्टों का, है ना। सॉफ्ट पर पुली को आराम से फिट करना चाहिए, सॉफ्ट पर पुली को कैसे आराम से उसको हमें फिट करना चाहिए, और दोनों पुली में अलाइनमेंट अच्छा होना चाहिए, जो दोनों पुली हम यूज कर रहे हैं उसमें अलाइनमेंट अच्छा होना चाहिए। स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो स्पीड कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो NS 120 F बटे P भी होता है, और रोटर का स्पीड निकालना है तो 1 - स्लिप और सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला, ये वाला है, तो 1 - S बटे इंटू 120 F बटे P, ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। टी हमारा जो टार्क है वो वोल्टेज के स्क्वायर में है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करता है, यदि सप्लाई आवृत्ति को बढ़ा दिया जाए तो गति क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है, तथा यदि सप्लाई आवृत्ति को कम करेंगे तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। पोल चेंजिंग मेथड, तो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में यदि पोल की संख्या बढ़ा दी जाए तो गति कम, सॉरी, हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड में क्या रहेगा, टार्क वोल्टेज के स्क्वायर में रहेगा, और हमारे पास जो प्राइमरी वोल्टेज रहता है इसमें स्टेटस सप्लाई वोल्टेज को बदलने से टार्क को बदल जाता है, और टार्क को बदलने से गति भी बदल जाती है, इसको भी ध्यान देना है हमें, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे अभी, एक मिनट, आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम अब इसमें, ठीक है। तो इसमें देखेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर की अगर हम बात करेंगे तो कैस्केड कनेक्शन रहता है जो कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए, जो कि इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम अलग अलग प्रकार से हम पोल का दो यूज करेंगे, ठीक है। दो, दोनों, इसमें दो मोटर हम यूज कर रहे हैं, एक ये एक और एक ये, ठीक है। तो दोनों में टार्क समान दिशा में हो और दोनों में टार्क विपरीत दिशा में हो, ठीक है। इस टाइम पे दोनों में समान दिशा में और इसमें विपरीत दिशा में, ठीक है। मोटर चलने में फेल हो जाए अगर तो क्या हो सकता है, तो सप्लाई ना जुड़ा हो, या फ्यूज उड़ गया हो, या वोल्टेज कम हो, ओवरलोडिंग हो, या कनेक्शन ओपन हो, या बेरिंग खराब होने से, या बेरिंग अर्थ हो, या वायरिंग अर्थ हो, या फिर स्टेटर दोष हो सकता है, या स्टेटर में दोष होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार से ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मोटर घूमता है लेकिन लोड नहीं चलती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, कम वोल्टेज, बेल्ट को ढीला होना, या रोटर ओपन होना, या मोटर पर ओवरलोड होना, या बेरिंग खराब हो जाने से, ठीक है। अगर मोटर कंपन कर रही है मतलब वाइब्रेट कर रही है तो फंक्शन का ढीला होना मतलब फाउंडेशन जो रहेगा उसका ढीला रहेगा, और पुली अलाइनमेंट ना होना, और बेरिंग खराब होना, या रोटर का बेल्ट ना होना, और मोटर दो फेज पर चलना। मोटर का अचानक रुक जाना क्या होगा, इसके क्या कारण रख सकता है, मोटर पर ओवरलोड होना, अचानक से ओवरलोड हो जाए,
या फिर वोल्टेज कम हो जाना, या वाइंडिंग का जल जाना, या फ्यूज उड़ जाए, या वाइंडिंग का अर्थ होना। ठीक है, मोटर बहुत अधिक गर्म हो जाए तो इसका भी कारण होगा ओवरलोड होने से, कनेक्शन गलत होने से, दो फेज पर चलना, और स्टेटर वाइंडिंग शॉर्ट होना, पट्टे का कसाव अधिक होना, और बेरिंग अधिक टाइट हो जाना, और सप्लाई वोल्टेज अधिक होना, या सप्लाई वोल्टेज आवृत्ति कम होना। ठीक है, अब बार बार फ्यूज का उड़ना क्या कारण होगा? कम रेटिंग के फ्यूज का यूज करना, ओवरलोड होने से होना, या कनेक्शन गलत होना, या स्टेटर वाइंडिंग शॉर्ट हो जाना, या मोटर कनेक्शन ढीले होना। मोटर ओवरलोड रिले बार बार ट्रिप होने का भी कारण होता है। मोटर अधिक धारा ले रही हो, या फिर वोल्टेज कम हो, या रिले सेटिंग गलत की गई हो, या शॉर्ट सर्किट हो, तो इस कंडीशन में। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें सेरागे मोटर और कम्यूटेटर मोटर। ठीक है, सेरागे मोटर को हम क्या बोल सकते हैं? कम्यूटेटर मोटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये है सेरागे मोटर हमारे पास। ठीक है, ये डायग्राम में जो आप देख रहे हैं सेरागे मोटर, या इसको कम्यूटेटर मोटर बोलते हैं। जब रोटर पर 3 फेज सप्लाई हम जोड़ते हैं तो रोटर वाइंडिंग में क्या होगा? एक गतिशील चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यह फ्लक्स स्टेटर वाइंडिंग से रेक्ट करके एक वोल्टेज उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे रोटर को हम सप्लाई दिए, यहाँ पे ये रोटर है, ठीक है, इसको 3 फेज सप्लाई दिए, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, तो ये स्टेटर पर भी जो कंडक्टर रहेगा इसके ऊपर, इन स्टेटर वाइंडिंग के ऊपर भी इसको कट करेगा, तो यहाँ पे भी ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ईएमएफ, और उसका फ्लक्स उत्पन्न होगा तथा मोटर चलने लगता है। इसमें सप्लाई रोटर में दी जाती है, और आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर की जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग रहेगी वो रोटर के ऊपर उसमें की जाएगी। ठीक है, यह सिंक्रोनस गति से ज्यादा या कम पर चल सकता है। ठीक है, किसके ऊपर? सिंक्रोनस गति से ज्यादा या फिर कम पर चल सकता है। इसमें वेरिएबल गति होती है, और वेरिएबल स्पीड मोटर भी हम इसको कहते हैं, शेरागे मोटर को। ठीक है, इसमें पावर फैक्टर बहुत अच्छा मिलता है, लगभग यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, इसमें ब्रश की स्थिति को बदल कर उसके चलने की दिशा को हम बदल सकते हैं शेरागे मोटर में। ठीक है, ब्रश शिफ्ट मोटर के नाम से भी हम जानते हैं इसको, और स्टार्टिंग टार्क भी इसका अधिक रहेगा, किस मोटर का? शेरागे मोटर का। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो इसमें क्या रहेगा? इसमें अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, और इसका यूज प्रिंटिंग प्रेस, कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल पंपों में यूज किया जाता है इसका। ठीक है, कहाँ कहाँ किया जाता है? प्रिंटिंग प्रेस और सेंट्रीफ्यूगल पंपों में हम इसका यूज करते हैं। अगर हम बात करेंगे स्टेटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, शुरुआत में इंडक्शन मोटर अधिक धारा लेता है, तो धारा लिमिट करना ये हमारा एक स्टार्टर का मुख्य उद्देश्य है। स्टार्टर का क्या है? स्टार्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहा है, तो जो स्टेटर में हम जो दे रहे हैं सप्लाई, उसका जो स्टार्टिंग धारा रहती है वो क्या होता है? नॉर्मली कंडीशन में जब ऑपरेट होता है ना, उससे 6 से 7 गुना करंट लेता है, तो वो स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। ठीक है, तो डीओएलए अलग अलग स्टार्टर होता है, जैसे डीओएल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ये क्या होता है? 5 HP से कम वाले मोटर के लिए हम इसका यूज करेंगे स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, इसको डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। थर्मल रिले, तो ये ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये रिले लगाई जाती है। इसमें एक बाई मेटेलिक एलिमेंट होता है, और जो गर्म होकर मुड़ जाता है। ठीक है, ये वाला, इसमें जैसे ये देखो, ये अलग अलग, ठीक है, मेटेलिक लैपटॉप रहेगा। तो ये हमारे पास थर्मल रिले स्विच हैंडल नहीं होता है, और सोलेनाइड कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट की बनी होती है ये। ठीक है, ये फार्मूला भी स्टार्टिंग टार्क एंड फुल लोड टार्क बराबर रहेगा। इसमें स्टार्टिंग करंट बटे फुल लोड करंट का होल स्क्वायर, और स्लिप रिंग ऑफ फुल लोड। ठीक है, फुल लोड पर स्लिप, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे आगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर की, तो ये 15 HP तक की मोटर के लिए यूज करेंगे हम। ठीक है, शुरुआत में स्टार्टर में
जुड़े होते, किसे, स्टार में शुरुआत में जुड़े रहेगा, उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगा तो उसके रिलेट वोल्टेज करेगा और उसमें क्या होगा, डेल्टा में जुड़ जाएगा ये। तो इसका इतना रहेगा, रेटेड वोल्टेज का 57.7% होती है, तथा बाद में डेल्टा में जुड़ने से पूरी वोल्टेज प्राप्त होती है। ठीक है, पूरी वोल्टेज में प्राप्त होगी। स्टार्टिंग करंट और फुल लोड करंट देखेंगे हम तो 1/3 होगा। ठीक है, ड्यूअल स्टार्टर की तुलना में इसमें धारा और टार्क दोनों ही 1/3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही। तो ये ध्यान रखना आप। आगे हम देखेंगे ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी अलग अलग रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी हैंडल नहीं होता है, शुरुआत में स्टार तथा बाद में डेल्टा में जुड़ जाते हैं। और इसमें 3 कंडक्टर होते हैं, मेन कंडक्टर, स्टार कंडक्टर और डेल्टा कंडक्टर। ठीक है, मेन कंडक्टर में 4 कनेक्ट पॉइंट होते हैं और इन में टाइमर रहता है जिनमें समय के लिए सेट किया जाता है और उतने ही समय में स्टार से डेल्टा में वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कनेक्टर रहेगा इसमें, तो इसको ध्यान रखना आप। ऑटो ट्रांसफार्मर की हम बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ऑटो ट्रांसफार्मर ये हमारे पास रहेगा 15 HP से अधिक के लिए। स्टार डेल्टा 15 HP तक हम यूज कर रहे थे और इसका 15 HP से अधिक की शक्ति वाली मोटर में हम इसका यूज करेंगे। शुरुआत में इसको हम कम वोल्टेज दे सकते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से इसका हम वोल्टेज कम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसके वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हैंडल हो जाता है, शुरुआत में नीचे होता है और बाद में इसको हम ऊपर करके उसको फुल वोल्टेज सप्लाई दे सकते हैं। स्टार्टिंग टार्क और फुल लोड टार्क की अगर हम बात करें तो जो टेपिंग रहता है तो एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग और फुल लोड करंट होगा होल स्क्वायर स्लीप फुल लोड। ठीक है, टेपिंग बिंदु है ये। तो इसका एक्स तो 57.7% स्टार डेटा की तुलना में ये होता है। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा, तो इसको भी ध्यान देना है। अब हम 3 फेस इंडक्शन मोटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, उसके बाद ये हमारा 3 फेस इंडक्शन मोटर से रिलेटेड बहुत बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, 3 फेस इंडक्शन मोटर सेल पर स्टार्ट होता है, पहला पॉइंट। सेकेंड वाला, ये 2 प्रकार के इसमें रोटर होते हैं, स्क्वायर केज रोटर और दूसरा स्लिप रिंग रोटर। ठीक है, इस मोटर में स्टार्टिंग स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्थिर अवस्था में होती है तो स्लिप का मान 1 होता है। इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चलती है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पर अगर चलेगी तो स्लिप का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, स्लिप 0 हो जाएगा। किसी भी 3 फेस इंडक्शन मोटर में टार्क सीधे स्लिप के समानुपाती रहेगा, टार्क स्लिप के समानुपाती होता है। क्राउलिंग सेवंथ हार्मोनिक्स के कारण होता है और कॉगिंग स्टेटर और रोटर के स्लोट खांचे बराबर होने के कारण इसमें होते हैं। कॉगिंग को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, रोटर या स्टेटर को थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं। ठीक है, 3 फेस इंडक्शन मोटर का नो लोड टेस्ट रेटेड वोल्टेज तथा फुल लोड टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट रेटेड करंट पर किया जाता है। ठीक है, सप्लाई के फेज सीक्वेंस और सप्लाई के किन्हीं 2 टर्मिनल को अगर हम बदलते हैं तो उसकी मोटर के घूमने की दिशा बदल जाएगी। ठीक है, कैस्केड कनेक्शन द्वारा 3 फेस इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल रोटर साइड द्वारा किया जाता है, रोटर की साइड पर इसका हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। किस विधि से, कैस्केड कनेक्शन मेथड से। ठीक है, रोटर में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ने वो स्लिप फ्रीक्वेंसी ईएमएफ रोटर और इंजेक्ट करने से भी मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और शॉर्ट वीडियो इसका भी हम बनाएंगे, 1 घंटे या 2 घंटे में हम जितने भी हम सिंगल फेज जो फ्रिक्शन मोटर है उनको रिवीजन करेंगे, ताकि आने वाले एग्जामों के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अवश्य हमारे चैनल से जुड़े। मैं पिछले कोई दिनों से थोड़ा सा बीमार होने के कारण क्लासेस नहीं लिया, लेकिन अब और हम कंटिन्यू क्लासेस लेने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी, ताकि आने वाली एग्जाम आप लोगों के लिए
हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।